नमस्कार मित्रों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कहा यह जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। भारत का जहां तक सवाल है भारत के में लोकतंत्र का, तो भारत का लोकतंत्र बहुदलीय लोकतंत्र है और भारत के बहुदलीय लोकतंत्र में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो चुनाव पंचायत का हो या राष्ट्रपति का हो, उम्मीदवारों के चयन के समय सबसे पहला जो फैक्टर बनता है वो फैक्टर बनता है जाति का। आज से नहीं, 1947 से। लेकिन इस जाति के समीकरण को, इस जाति के सोशल इंजीनियरिंग को एक नए रूप में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से बदला है जो आज भी भारत में विपक्ष के लिए एक अबुझ पहेली बना हुआ है। कैसे बताएंगे इस वीडियो में आपको। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग हुआ करता था, जो उम्मीदवारों के चयन का आधार हुआ करता था, पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति का मामला हुआ करता था, तो वो पैटर्न वही था जो अन्य राजनीतिक दल, चाहे देश के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करता था, कांग्रेस के अंदर हो या फिर अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी उसी आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर कि जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस पंचायत में जिस जाति का बहुमत है, उसी जाति के उम्मीदवार को चुनाव में टिकट देने की एक परंपरा बनी थी। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नए प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई कारणों में एक बड़ा कारण यह भी है कि जिस समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, जिस सोच के आधार पर यह एक नया सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट भारतीय राजनीति में प्रभावशाली बनाया, जिसका तोड़ आप कह सकते हैं अन्य विपक्षी दलों, यहां तक कांग्रेस पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ऐसे जो बीजेपी के विपक्षी दल हैं, उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी, गैर बीजेपी पार्टियों की भी कई राज्यों में सरकारें हैं। तो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपने अन्य कारणों से कमजोर है, न कि जाति के एक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग के कारण कमजोर है, ऐसा नहीं है। तो आज बात करते, पूरा वीडियो देखिएगा तो फिर बातें समझ में आएगी कि बीजेपी ने कैसे इस जाति के समीकरण के डायनेमिक्स को बदला है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी खुद, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की जाति गुजरात में बहुत ही कम संख्या में है, कम संख्या में है। नरेंद्र मोदी जब 2001 में मुख्यमंत्री बनकर गुजरात गए तो उस समय में चुनौती क्या थी? चुनौती, लड़ाई हो रही थी मुख्यमंत्री पद के लिए किन लोगों के बीच? तो केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के बीच। मतलब पाटीदार और गैर पाटीदार। याद होगा आपको कांग्रेस का वो खाम का फॉर्मूला। खाम मतलब के से क्षत्रिय, एच से हरिजन, ए से आदिवासी और एम से मुसलमान। मतलब क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान का समीकरण बनाकर कांग्रेस पार्टी गुजरात में राजनीति किया करती थी और वही राजनीति बीजेपी के अंदर भी था। एक तरफ केशुभाई पटेल थे जो कि पाटीदार समाज के थे, दूसरी तरफ शंकर सिंह वाघेला जो कि क्षत्रिय समाज के थे। याद रखिए, गुजरात में क्षत्रिय ओबीसी में आता है। ठीक है, यह बात मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। ठीक, तो यह राजनीति का क्या खींचतान था। उसी में 2001 में बीजेपी ने अंत में तंग आकर, केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला गुटबाजी से तंग आकर अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि घांची तेली जाति के, मतलब जिनकी आबादी बहुत ही कम गुजरात में। और नरेंद्र मोदी सफल हो गए गुजरात की राजनीति में। अब उस सफलता के बाद सीधे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार 2014 में, एक तो सबसे पहला असर यह हुआ कि 2014 1984 के बाद, मतलब ठीक 30 वर्षों के बाद
किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला था। 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर में। उसके बाद से किसी भी राजनीतिक दल को केंद्र में कभी भी बहुमत नहीं मिला था। पहली बार 2014 में मिला। और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद मित्रों 3 राज्यों का चुनाव हुआ तुरंत 6 महीने के अंदर। आपको याद होगा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड 3 राज्यों में चुनाव हुआ। कैसे बीजेपी ने एक नया सोशल इंजीनियरिंग किया है देश भर के अंदर, उसका मैं एक पिक्चर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं इस वीडियो में। पूरा देखिएगा, समझ में आएगा, बेहतर होगा। अब मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को ज्यादा देखना चाहिए। इस क्यों देखना चाहिए वो बातें जब आप अंत में मैं उसको दोहराऊंगा, लेकिन आप भी जब देखते जाइएगा वीडियो तो समझ में आएगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोगों को क्या लग रहा था, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे वहां गोपीनाथ मुंडे लोकसभा चुनाव के बाद, केंद्र में मंत्री भी बने थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है गोपीनाथ मुंडे का। गोपीनाथ मुंडे चल बसते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में थी नहीं, कुछ सीटें कम थी बीजेपी की 2014 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, लोगों को लग क्या रहा था, लोगों को लग रहा था वहां पर कि गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे वहां मुख्यमंत्री बन सकती है। पंकजा मुंडे पिछड़े वर्ग की से आती है, गोपीनाथ मुंडे पिछड़े वर्ग से आते थे, तो पंकजा मुंडे बन सकती है मुख्यमंत्री। एकनाथ खड़से का नाम आ रहा था, पिछड़े वर्ग के नेता थे एकनाथ खड़से। चर्चा यह थी क्योंकि मराठा शिवसेना के साथ था, एनसीपी के साथ था, तो भारतीय जनता पार्टी गोपीनाथ मुंडे के दौर में पिछड़े वर्गों की राजनीति महाराष्ट्र में क्या करती थी, तो लोगों का लगता था कि या तो पिछड़ा बनेगा नहीं तो कोई मराठा बनेगा। बीजेपी की वैसे महाराष्ट्र की मराठा राजनीति में मराठाओं के बीच 2014 से पहले पकड़ थोड़ी कमजोर हुआ करती थी। शिवसेना नेताओं पर मराठाओं के वोट के लिए निर्भरता बीजेपी की ज्यादा हुआ करती थी, तो लोगों को लगता था कि महाराष्ट्र में जो है किसी मराठा या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन बीजेपी ने वहां देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, एक ब्राह्मण को बनाया, वो भी ब्राह्मण जो विदर्भ से आता है, मराठवाड़ा से नहीं, कोंकण से नहीं, बल्कि विदर्भ से आने वाला, नागपुर से आने वाला देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाता है। लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर कोई ब्राह्मण अगर मुख्यमंत्री बनेगा अगर महाराष्ट्र का, तो वो ब्राह्मण हो सकता है नितिन गडकरी, न कि देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की एकमात्र उपलब्धि थी कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर रहे थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को नरेंद्र मोदी ने सीएम बनाया वहां। आइए हरियाणा में क्या किया, लोगों को लग क्या रहा था, लोगों को लग रहा था कि हरियाणा में कोई जाट मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि जाट का समर्थन बीजेपी को 2014 में जबरदस्त मिला था। याद होगा मुजफ्फरनगर की घटना, कवाल कांड, उसके बाद पूरा देश भर के जाट बीजेपी के पक्ष में एकजुट थे। लेकिन बीजेपी ने किसी जाट को कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ को मुख्यमंत्री बनाने के बदले बीजेपी ने वहां एक खत्री समाज के मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड साथ में चुनाव हुआ था, लोगों को लग रहा था कि वहां बीजेपी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएगी। अर्जुन मुंडा फ्रंट रनर थे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, लेकिन बीजेपी ने वहां गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया, तेली समाज के व्यक्ति को झारखंड में। उसके बाद बड़ा परिवर्तन बीजेपी ने किया राष्ट्रपति के चुनाव में 2017 में। उससे पहले उसके बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद चुनाव होना था 2-3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। लोगों को लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएगी या किसी प्रधानमंत्री चूंकि पिछड़े वर्ग के हैं, तो किसी जो पहले का ट्रेंड था प्रधानमंत्री अगर पिछड़े वर्ग के हैं तो कोई अग्री जाति का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेंगे। चर्चा लालकृष्ण आडवाणी की भी होती थी, चर्चा राजनाथ सिंह की भी हुई। यह भी चर्चा हुई कि अगर पश्चिम भारत से
के रहने वाले और उत्तर भारत बनारस से सांसद है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रपति कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति होगा, कोई वेंकैया नायडू हो सकते हैं। लेकिन इन सब स्पेकुलेशन को धता बताते हुए नरेंद्र मोदी ने कोली समाज के एक दलित रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार और फिर राष्ट्रपति चुनवा लिया। कोली समाज के, अगर दलित में चर्चा होती थी तो दलित में चर्चा होती थी कि किसी पासवान जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता। अगर दूसरा कोई शासनकाल होता, पुराना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती, तो किसी महार जाति के व्यक्ति को दलित समाज से राष्ट्रपति बनाने की संभावना बनती। रविदास समाज के किसी व्यक्ति को, जिससे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को साधा जा सके, किसी पासवान, किसी पासी समाज के व्यक्ति को, किसी रविदास जाति के व्यक्ति को, किसी महार जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता, का उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रपति बनाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामनाथ कोविंद को बीजेपी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। फिर उनके बाद द्रौपदी मुर्मू का नंबर आया। चुनाव था उड़ीसा में, चुनाव था छत्तीसगढ़ में, और उससे पहले एक आदिवासी, उसमें भी महिला को, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर लगातार एक शेड्यूल कास्ट, दूसरा शेड्यूल ट्राइब का राष्ट्रपति बनाकर राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठापित किया नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, ठीक है, राजनाथ सिंह के बाद आ गए अमित शाह, लेकिन अमित शाह के बाद जेपी नड्डा रहने वाले कहां के? हिमाचल प्रदेश। जब भी कोई पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है या अध्यक्ष बनाती है, मैं चूंकि अधिकतर पार्टियां मतलब आप कहेंगे तो परिवार की पार्टी है, लेकिन अगर परिवार से बाहर की बात अगर आती तो कोई बनाता उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष बनाता, कोई बिहार से बनाता, कोई बंगाल से बनाता, कोई महाराष्ट्र से बनता अध्यक्ष बीजेपी का। बड़े बड़े नाम चर्चा में थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जेपी नड्डा को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 2023-2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के। किसी को यह भरोसा नहीं था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाएगा, और हटाया जाएगा तो किसी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। बात हो रही थी नरेंद्र सिंह तोमर की, बात हो रही थी प्रहलाद पटेल की, बात हो रही थी फग्गन सिंह कुलस्ते की। ऐसी जातियों के नेताओं की बात हो रही थी जिनकी संख्या वहां भारी है। लेकिन बीजेपी ने किसे बनाया? मोहन यादव को। अगर यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी होती देश में, तो ऐसे 3 राज्य हैं मुख्य रूप से, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहां यादव जाति की आबादी एक साइजेबल है। लेकिन उसके बदले मध्य प्रदेश में, जहां उनकी उतनी बड़ी ताकत नहीं है यादवों की, वहां मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े नेता बीजेपी के रमन सिंह, नंद कुमार साय को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। केवल एक ही राज्य नहीं, बल्कि एक ही समय में आप कह सकते हैं साल भर के भीतर 2 राज्यों में बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। और देश की राष्ट्रपति तो पहले ही से आदिवासी थी। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक समय में एक ही पार्टी के 2 राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी और देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी। देश की तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति देश को मिला द्रौपदी मुर्मू के रूप में। न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि उड़ीसा में भी बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाया, और पहली बार में ही मोहन चंद्र मांझी को बीजेपी ने वहां का मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान में बात होती थी राजपूत समाज के मुख्यमंत्री की, बात होती थी जाट मुख्यमंत्री की, बात होती थी गुर्जर मुख्यमंत्री की, मीना जाति के मुख्यमंत्री की बात होती थी, जिनकी आबादी प्रभावी है। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री किसे बनाया? भजन लाल शर्मा को, एक ब्राह्मण को। फिर वहां पर फिर एक अलग प्रकार की राजनीति। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में ही मित्रों 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, किसी ने यह उम्मीद नहीं किया था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे।
लेकिन योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। चर्चा हो रही थी केशव प्रसाद मौर्य की, चर्चा हो रही थी दिनेश शर्मा की, चर्चा हो रही थी महेंद्र नाथ पांडे की, चर्चा हो रही थी स्वतंत्र देव सिंह की, चर्चा हो रही थी संतोष गंगवार की, किसी कुर्मी, किसी कुशवाहा, किसी लोध, किसी ब्राह्मण की चर्चा हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गोरखनाथ के मठ से मठाधीश महंत योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान कर दिया। उसके बाद भी अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी चुना तो क्या किया बीजेपी ने? सभी अनुमान लगा रहे थे धर्मेंद्र प्रधान बनेंगे, भूपेंद्र यादव बनेंगे, केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी फलाने को अध्यक्ष बनाकर फलानी जाति को साधेगी। वैसे ही जैसे चर्चा चलती थी कि हरियाणा में जाट को बनाकर बीजेपी 30% वोट पर कब्जा कर लेगी, मराठा या पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाकर महाराष्ट्र में बीजेपी अजय बन जाएगी, झारखंड में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएगी जिससे कि हेमंत सोरेन का मुकाबला कर सके। लेकिन हर जगह बीजेपी ने प्रयोग किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक ऐसी जाति के नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिसका कि कोई जाति का वोट बैंक ही नहीं है, 1% की आबादी है देश की जनसंख्या में। तो ये जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग है, ये विपक्ष के लिए अबूझ पहेली है। लेकिन जहां तक बीजेपी के सूत्रों का मामला है, आप जानेंगे तो बीजेपी का एकमात्र इसके पीछे मिशन है कि देश के अंदर जो जाति का ध्रुवीकरण होता है उस जाति के ध्रुवीकरण को खत्म किया जाए। यह है बीजेपी की रणनीति। बदले में बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि बीजेपी 3 चरण में इस पर काम कर रही है। पहला चरण कि जो सबसे बड़ी जाति है, जो सबसे दबंग जाति है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियां दबंग हैं, तो उस दबंग जाति के खिलाफ ध्रुवीकरण कराया जाए अन्य जातियों का, छोटी छोटी जातियों का। क्योंकि प्राय होता ऐसा है कि जैसे गुजरात में पाटीदारों की आबादी इतनी ज्यादा है जिससे अन्य जातियां उनके सामने अपना जुबान उठाने से डरती है, संकोच करती है। हरियाणा में वही हाल है जाट का, महाराष्ट्र में वही हाल है मराठाओं का। तो बीजेपी इनके अलावे जो और अन्य जातियां हैं, दूसरे नंबर की जाति है, उस जाति समूह से अपना प्रतिनिधि बनाती है। मुख्यमंत्री बनाना हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाना हो, केंद्र में मंत्री बनाना हो, तो बीजेपी यह काम करती है कि जो सबसे ताकतवर समूह है उस राज्य विशेष में, उसके खिलाफ ध्रुवीकरण। जैसे बिहार में यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण, महाराष्ट्र में मराठाओं के खिलाफ ध्रुवीकरण, हरियाणा में जाटों के खिलाफ ध्रुवीकरण। यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है। और इसी आधार पर बीजेपी चुनाव जीतने का प्रयास करती है। आप देखिए ना बंगाल का चुनाव, ठीक है, बीजेपी अभी तक वहां चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई है, वैसे भी बीजेपी की ताकत कहां थी वहां। लेकिन आज बंगाल की राजनीति में क्या स्थिति है? बंगाल की राजनीति में स्थिति यह है कि 30% मुसलमान और 16 से 17% लगभग जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं। जितने जो दलित, जिसे नामशूद्र कहा जाता था, जिसे चंडाल कहा जाता था, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी है, ये सब बंगाल में बीजेपी के साथ है। जबकि विपक्ष प्रायः का, अब बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है। बीजेपी मनुवादी पार्टी का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। लेकिन बंगाल में जितने भी दलित हैं, जितने आदिवासी हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये सब उसके सब बीजेपी के साथ है। लेकिन वहां का सवर्ण, वहां का जो जिसे भद्र लोग कहा जाता है, जो बुद्धिजीवी था कथित होते हैं, ये सब के सब ममता बनर्जी के साथ है। तो वहां बीजेपी की राजनीति है एक अलग प्रकार की है, भद्र लोग के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने का प्रयास है बीजेपी का। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का तोड़ निकालने में अब तक देश भर में विपक्ष
लगभग नाकाम रहा है। जहां कहीं भी बीजेपी को हराने में विपक्ष सक्षम होता है, जाति का समीकरण उसका कारण नहीं होता है, उसके अन्य कई कारण होते हैं जहां बीजेपी हारती है या जहां बीजेपी की सरकार अब तक नहीं बनी है। बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला निकाला है वो अब तक का आप कह सकते हैं आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे बेहतर अब तक साबित हुआ है। ये जो जितने उदाहरण मैंने आपको दिए ये सब के सब उसी बात को साबित करते हैं कि बीजेपी चाहती नहीं है कि जाति के आधार पर गोलबंदी हो। इसीलिए बीजेपी ऐसे कमजोर जाति, कम संख्या वाली जाति का मुख्यमंत्री बनाती है जिसकी दबंगई से, जिसके खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं हो। आप देखते हैं ना कि बिहार में यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की यादव जाति के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। उसमें जब मुसलमान मिल जाते हैं तो बीजेपी का एंटी मुस्लिम और यादव पोलराइजेशन और ज्यादा हिट करता है। वही हाल होता है गुजरात में पाटीदारों के खिलाफ, हरियाणा में मैंने बताया जाटों के खिलाफ, महाराष्ट्र में मराठाओं के खिलाफ, और यही बीजेपी का फॉर्मूला है। लेकिन इसका तोड़ इस अब तक निकालने में विपक्ष सक्षम नहीं हुआ है, या विपक्ष जान भी रहा है तब भी उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल रहा है विपक्ष के पास। आप याद होगा अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे वो कुमारी सैलजा हो, सब जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन कर रहे थे। बीजेपी भी करती है जाति के आधार पर चयन, लेकिन बीजेपी उन जाति से निकाल के लाती है उम्मीदवार जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मजबूत जाति नहीं है। आपने देखा ना बिहार में अभी सबसे जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है बिहार में, आबादी के अनुसार यादवों को सबसे कम टिकट दिया बीजेपी ने, और जिन लोगों ने यादव को सबसे ज्यादा टिकट दिया उनके सबसे ज्यादा उम्मीदवार हार गए, और बीजेपी के सभी यादव उम्मीदवार लगभग जीत गए। यह अंतर है। अंतर इसलिए कारण क्या हुआ इसमें, यह है कि बीजेपी के जो यादव उम्मीदवार भी थे बिहार में उन पर जातिवादी होने का ठप्पा नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो अन्य जाति के जो और यादव जैसे आरजेडी के जो यादव उम्मीदवार थे उन पर ठप्पा लगा दिया बीजेपी ने कि ये तो जातिवादी है। कांग्रेस का जाट उम्मीदवार हरियाणा में को बीजेपी ने कहा कि ये तो जातिवादी है, ये बोलकर कह रहा है कि जाट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, रंगदारी करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, तानाशाही करने के लिए। तो यह फॉर्मूला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, और यही कारण है कि सब तक हिट होता रहा है। देश में विपक्ष के पास यह एक बड़ी चुनौती है कि इस फॉर्मूले की काट निकाले, और जब तक यह काट नहीं निकलेगा तब तक देश में विपक्ष के सामने संकट तो है। आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन कमेंट करते समय थोड़ा सा दल के चश्मे को हटा लीजिएगा तो बेहतर कमेंट कर पाइएगा, क्योंकि पत्रकारिता का काम यह नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नैरेटिव चलाएं। हम वस्तुपरक तथ्य और तर्क के आधार पर किसी भी राजनीतिक घटना का विश्लेषण उसके गुण और दोष के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। कितने सफल होते हैं आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।